सो हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। जीटीके एकेडमी के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर करा था फ्रिक्शन, और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि मैं कंट्री से बाहर था, विदेश यात्रा पे, तो मैं कई दिन से वीडियोस पोस्ट नहीं कर सका, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पोस्ट करूं और एटलीस्ट मैकेनिक्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूं, ताकि आप उसका फायदा अपने एग्जाम्स में ले सकें। क्योंकि आप सबके एग्जाम्स बहुत करीब हैं। कैलकुलस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी, तो इनका आप अपने एग्जाम्स में फायदा उठा सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स भी जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर सकूं। तो बगैर टाइम वेस्ट करे हुए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और जिस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर जो नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए सर्कुलर मोशन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन ये यहां जो वर्ड यूनिफॉर्म आया है इसका क्या मतलब है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? आप सब जानते हैं, सर्कुलर मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन इसकी एक पिक्यूलैरिटी है, इसकी एक विशेषता है, वो ये है कि मोशन यहां पर एक प्लेन में होता है। और वो कैसे होता है, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल है या कोई स्टोन है, उसको एक स्ट्रिंग में टाई करके और एक सर्कल के अंदर मूव करें, इस तरह से, ये आप सब लोगों ने करा होगा, तो क्या होगा, ये एक सर्कल के अंदर मूव करता है। अब अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री के सारे पॉइंट्स को हम मिला दें तो वहां से एक प्लेन गुजर जाएगा। देखिए हमने ये शेड किया है ना, तो ये मोशन जो है वो एक प्लेन में होता है। दूसरा एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल व्हील अगर रोटेट कर रहा है इस तरह से, जो कि आपने सभी ने देखा होगा, तो इसका हर पार्टिकल एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। या इवन आप सबने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एक सर्कल के अंदर इस तरह से चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहां पर ये कोई बहुत सिंपल सर्कल नहीं है, इनका जो मोशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है। सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस सर्कुलर मोशन को कहते हैं जहां पर पार्टिकल एक सर्कल में मूव करे, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हो गया कि जहां पर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है और उसकी स्पीड वेरिएबल है। तो इन दोनों को हम समझेंगे डिटेल में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जो कि हमारा टॉपिक है, और इवन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अभी तो हम कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, और यहां हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो देखिए हमने यही तो कहा है कि क्या कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी ये चेंज हो रही है। तो स्पीड क्या होती है? स्केलर।
और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर स्पीड तो हमारी कांस्टेंट रही, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई ये बॉडी है या पार्टिकल है, ये इस तरह से 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जाता है, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। इन चारों केसेस के अंदर इसकी स्पीड जो है वो आप देखें कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी अलग अलग है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो है वो उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम यहां पर वेलोसिटी v1 कहेंगे और इसे हम v2 कहेंगे और इसे v3 कहेंगे और इसे हम v4 कहेंगे, तो वेलोसिटी 1 इसका मैग्नीट्यूड या v2 का मैग्नीट्यूड या v3 का मैग्नीट्यूड या v4 का मैग्नीट्यूड, ये सब बराबर होगा और ये सब बराबर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक सर्किल में r इसका रेडियस वेक्टर है, यानी कि किसी भी टाइम पार्टिकल की पोजीशन को जो वेक्टर डिनोट कर रहा है वो हमारा ये रेडियस वेक्टर है। ठीक है। अब ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर इस पोजीशन पर v1 है, थोड़ी देर के बाद इस पोजीशन पे मान लीजिए v2 है, इस पोजीशन पे v3 है और इस पोजीशन पे v4 है। तो चूंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड इसका हमेशा एक ही रहेगा। इसका मतलब है v1 v2 v3 v4 का मैग्नीट्यूड हमेशा एक ही रहेगा। और मान लीजिए वो v है, से वो v है कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये रेडियस वेक्टर है हमारा और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। आप जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है, और किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, मान लीजिए ये पॉइंट भी, तो हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, इसीलिए ये रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पर एक बात नोट करने की यह है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा अलग तरह का है। अभी तक देखिए आपने क्या पढ़ा होगा अभी तक के पहले के चैप्टर्स में, कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, उसकी घट रही है तो निगेटिव में एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग तरह का है। वो जो आपने अभी तक पढ़ा होगा वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहां पर मोशन एक सर्किल के अंदर है। तो यहां पर एक्सेलरेशन तो है, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ पिक्यूलरिटीज हैं। वो ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये नोट करिए, और इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो देखिए ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी की बदल रही, तो एक्सेलरेशन की भी बदलना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कैसे कांस्टेंट रहता है, ये हम इन दोनों चीजों को डिटेल में समझाएंगे आगे कुछ देर बाद।
कुछ स्लाइड्स के बाद। अब यहां पर एक और इसकी विशेषता है, इसकी पिक्यूलरिटी है कि किसी भी जगह एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। मान लीजिए अगर इस जगह पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ इस तरह से। अब ये कैसे होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट रहता है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ कैसे रहती है, ये हम आपको समझाएंगे। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी कि अगर जो है मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पर भी वेलोसिटी चेंज करती है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करती है, यानी दोनों चीजें बदलती हैं, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। यूनिफॉर्म में सिर्फ डायरेक्शन बदल रही थी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। सब एग्जाम्पल, यही वाली एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस करी है, मान लीजिए हमारी यहां पर V1 जो है उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड है, V2 जो है वो कुछ 7.2 है, V3 कुछ और है जैसे 9.8, कुछ भी हो सकता है, V4 11.6 है। तो देखिए V1, V2, V3, V4 यहां पर इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर नहीं है और इनकी डायरेक्शन भी अलग है, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ भी नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन यहां पर वेरिएबल होगा, नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन ये कैसे होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में इसे प्रूफ करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप यहां ध्यान से इसको सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये चैप्टर जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये इंटरमीडिएट के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब वो क्या है बेसिक डेफिनेशन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन। मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी पोजीशन यहां P1 है, और थोड़ी देर के बाद, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद P2 हो जाती है। तो ये जो एंगल स्वीप कर रहा है, यानी रेडियस वेक्टर हमारा, मान लीजिए वो डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी तक आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, तो यहां पर इसे कहते हैं डेल्टा थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर P1 P2 की लेंथ मान लीजिए डेल्टा S है, ठीक है, तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि आर्क अपॉन रेडियस ये बराबर होता है एंगल इन रेडियन। तो यहां आर्क की लेंथ क्या है? डेल्टा S अपॉन आर यानी रेडियस, ये बराबर होगा डेल्टा थीटा के, अगर डेल्टा थीटा जो है वो रेडियन में है। इसका मतलब डेल्टा S बराबर होगा आर डेल्टा थीटा। ये आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि जरूर पढ़ा होगा। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो दूसरी डेफिनेशन हमारी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसको हम क्या डिनोट करते हैं? ओमेगा से।
एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब मान लीजिए यहां ये पार्टिकल है जो हमने अभी डिस्कस किया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ, तो इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है, क्योंकि यहां P1 से P2 तक इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा, और यहां हर जगह वेलोसिटी बदल रही है, तो इसीलिए हम कहेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, लेकिन बहरहाल उसकी थोड़ी वैल्यू है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी किसके? डेल्टा थीटा, और अगर यहां पर टाइम डेल्टा टी लगा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब एक चीज कहलाई जाती इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी किसी भी टाइम पर वो क्या होगी, इसको हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। वो बराबर होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ये बराबर होगी डी थीटा अपॉन डी टी। अब हमको मालूम है डेल्टा एस बराबर होगा आर डेल्टा थीटा, अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट्स। हम लिमिट्स लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट लेंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब ये जो है आपकी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये है लीनियर वेलोसिटी v, तो ये बराबर होगी आर इंटू, ये क्या हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसको हमने कहा है यहां पर ओमेगा, तो ये बराबर हो जाएगी आर इंटू ओमेगा। तो ये रिलेशन आप लोगों ने, अगर किसी ने भी सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो ये रिलेशन आपको जरूर पता होगा, और इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने की है, और वो ये है कि देखिए आर हमारा वेक्टर है, रेडियस वेक्टर है, ठीक, और ओमेगा भी वेक्टर है। अब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो वेक्टर दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या तो उनका प्रोडक्ट स्केलर बने, उसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, और या उनका प्रोडक्ट वेक्टर बने, तो जब वेक्टर बनता है उनका प्रोडक्ट तो वो कहलाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन रहा है v, v भी वेक्टर है, तो इसका मतलब है आर और ओमेगा का ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आर क्रॉस ओमेगा अलग होगा और ओमेगा क्रॉस आर अलग होगा। तो हमें यहां पर ये देखना जरूरी है ये आर क्रॉस ओमेगा है या ओमेगा क्रॉस आर है। तो इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा है, और आप लोग याद भी ऐसे रखते होंगे ताकि सही तरतीब बताऊं कि सही जो इसका ऑर्डर है वो ये है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। ये आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जब फॉर्मूले को याद रखते हैं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ऑर्डर वहां पर
ओमेगा क्रॉस आर है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं है। अब यहां प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई आर जो है वो रेडियस वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन तो हमें मालूम है, और ओमेगा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की भी हमें डायरेक्शन किसी भी जगह अगर आप देखेंगे लीनियर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन इसके ये टेंजेंशियल होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन फिर ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, और मुझे उम्मीद है कि ओमेगा की डायरेक्शन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छा है। अब यह है कि ये ओमेगा की डायरेक्शन क्या है और किस तरह से ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो v के बराबर है। तो चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। मान लीजिए कोई डिस्क है, ये ये डिस्क इस तरह से और रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी ओमेगा की। यहां पर इस केस में डायरेक्शन होगी ये, और अगर ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी ये इस एक्सिस के अबाउट, देखिए ये एक्सिस हमने डॉटेड लाइन में बनाई है, यानी ऐसे रोटेट करे, अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी। तो भैया लॉजिक क्या है, हमने कैसे निकाला कि यहां पर ये डायरेक्शन करी, यहां ये डायरेक्शन करी। तो जानना जरूरी है कि हम ये कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, वरना आप कहेंगे आपने अपने हिसाब से लिख दिया। नहीं, यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर पढ़िए इसे कि इफ वी कर्ल फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड, इफ वी कर्ल फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड, सीधे हाथ, नॉट लेफ्ट हैंड, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी हम अपनी उंगलियों को कर्ल करें किस डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में। कौन सी उंगली है, राइट हैंड की। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है यानी अंगूठे की, वो एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। यानी अगर आप इस तरह से आप अपनी ये जो उंगली है इसको कर्ल करें किस डायरेक्शन में, और रोटेशन की डायरेक्शन में। देखिए अब यहां पर हमने ये डायरेक्शन में कर्ल करी हुई है, आप खुद इसे देख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर जो थंब की डायरेक्शन है वही ओमेगा की डायरेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह से होगा, सीधे हाथ ही, उल्टा हाथ नहीं यूज करिएगा, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड ही। तो यहां पर थंब की डायरेक्शन ये है, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, ओमेगा और आर का। इसका मतलब ओमेगा और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे ये लीनियर वेलोसिटी बन रही है। यानी दो वेक्टर्स ओमेगा और आर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो हमारी लीनियर वेलोसिटी बनती है। अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, और मैंने पहली वीडियो भी स्केलर्स और वेक्टर्स पे डाली है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहां पर कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब ये मान लीजिए एक ए वेक्टर है हमारा और एक बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का, यानी ए क्रॉस बी अगर हम लिखते हैं, वो बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, इंटू एन कैप। चूंकि ये वेक्टर है, यहां तक तो ये स्केलर है, और इसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वेक्टर बनेगा। और ये यूनिट वेक्टर जो एन कैप है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी से मिलके जो प्लेन बनता है, यानी ये उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब इस प्लेन के दो तरह से परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक तो डायरेक्शन ये भी हो सकती है और एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है। तो भाई इसमें से कौन सी डायरेक्शन लेना है हमको, ये हमें तय करना है।
तो हम क्या करते हैं यहां पर कि एक स्क्रू लेते हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं। एक स्क्रू को इस तरह से रखते हैं कि उसकी जो एक्सिस है, ये स्क्रू की एक्सिस है, देखिए ये स्क्रू की एक्सिस है, ये ए और बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब अगर हम यहां पर लिखा है हमने ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को हम इस स्क्रू को रोटेट करें ऐसे, तो जिसने स्क्रू ड्राइवर चलाया है आप सभी लोगों को पता होगा, तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप इस स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाएं तो ये जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर यहां पर ए क्रॉस बी के बजाय हम लिखें बी क्रॉस ए, इसका मतलब है हम बी से ए की तरफ आए तब स्क्रू जाएगा नीचे की तरफ, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी ये। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि V कैसे बनता है ओमेगा और R से। अब ये डिस्क घूम रही है और इस पे हर पॉइंट जो है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये एक्सिस है डॉटेड लाइन, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, ये जो रेड डॉट से हमने शो किया है। अब आप देखिए कि इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर आप एक ये टेंजेंट डाल दीजिए इस तरह से, ये हो जाएगी इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिसे हम v कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकल के आती है, देखिए ये इसका रेडियस वेक्टर है। ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर को होगी, हमने अभी समझाया था, ये ओमेगा की डायरेक्शन हो गई। अब ओमेगा क्रॉस आर है, तो अगर हम यहां पर जो ओमेगा से और आर से बनने वाला प्लेन है ये, इसके परपेंडिकुलर अपना स्क्रू रख दें, स्क्रू की एक्सिस रख दें। अब ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, और ओमेगा से आर की तरफ आए, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर है यूं, तो मुझे बताइए स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में ये स्क्रू मूव करेगा, तो यही डायरेक्शन हमारी V की होती है। तो V जो है वो ओमेगा क्रॉस आर है। अब यहां एक और चीज है, हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और जबकि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और ये बराबर होगा क्या, ओमेगा का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल जो इनके बीच में है थीटा। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, लेकिन हमें मालूम है कि ये थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है इंटू एन कैप, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू है 1, और आर के मैग्नीट्यूड को अगर आर लिखें और ओमेगा का मैग्नीट्यूड आर, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और कैसे लीनियर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा और रेडियस वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो वहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसमें एक एक्सीलरेशन है। और हमने ये बताया था कि आपको दो उसकी पिक्युलरिटीज बताई थी, दो विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता ये थी कि मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, दूसरी ये थी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो चलिए हम एक नई टर्मिनोलॉजी लाते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपेटल क्या है, सेंट्रीपेटल कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर हो, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसको हम
सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है आर रेडियस के सर्कल के अंदर, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया, और उसकी पोजीशन ये P1 है और यहां पर इसकी वेलोसिटी V1 है। थोड़ी देर के बाद इसकी पोजीशन P1 P2 हो जाती है और वहां वेलोसिटी V2 हो जाती है, और P1